अखबार नहीं हथियार है मेरा, और ये हथियार तानाशाहों को घुटने टेकने पर मजबूर करता है। लिखूंगा, बोलूंगा, लड़ूंगा सच के लिए आखिरी सांस तक। ऐसे हजारों विचार आपको पुरानी किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन जिस पत्रकारिता के लिए ये विचार लिखे गए थे, आज वही पत्रकारिता सत्ता की गोद में जाकर बैठ गई है। हर सच को दर्शाने वाली ये चित्रकारिता है कि हर सच को दर्शाने वाली ये चित्रकारिता है, ये पत्र को आकार देने वाली पत्रकारिता है। नमस्कार, मैं रुद्र हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे ही आधिकारिक चैनल पर। दोस्तों, आज से कई वर्ष पहले जब देश पर फिरंगियों का राज हुआ करता था, चारों तरफ एक मातम सा फैला हुआ था। किसान आत्महत्या कर रहा था, मजदूरों पर कोड़े पड़ रहे थे और ना जाने कितनी माओ की संतानें ये फिरंगी उठा ले जा रहे थे। और कहीं एक कोने में खड़ा वो मासूम सा बच्चा अपनी ही मातृभूमि पर अपने ही भविष्य को इन फिरंगियों द्वारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ता हुआ देख रहा था। और तभी एक कलम उठती है और वो कुछ इस प्रकार लिखती है कि इन फिरंगियों की तख्त शासन सत्ता सब हिल जाती है। फिर चाहे वो बाल गंगाधर तिलक की केसरी पत्रिका हो जिसने युवाओं के अंदर क्रांति की आग जलाई, या देवेंद्रनाथ टैगोर की हिंदू पैट्रियट जिसने इन विदेशी कूटनीतियों को उजागर किया, या फिर इसी क्रांति में उस नौजवान की प्रताप पत्रिका जो बेशक घर से तो गरीब था, माफ कीजिएगा गरीब नहीं, ऐसे व्यक्ति को हम गरीब नहीं कह सकते हैं। उस समय उसके पास थोड़ी धन की कमी थी, लेकिन हौसले सातवें आसमान पर थे। वो कहता था कि अगर सच लिखना गुनाह है तो वो ऐसा गुनाह बार बार करना चाहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गणेश शंकर विद्यार्थी की, जिनका अखबार जब भारतीय पढ़ते थे तो उनके आंखों में अश्रु आ जाते थे कि वे अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार को वो कुछ इस प्रकार लिखते थे कि लोग खुद महसूस करते थे कि कैसे वो सैनिक जेल के अंदर तड़प तड़प कर मर गया जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया था, या कैसे ये फिरंगी किसी माँ का बच्चा छीन ले गए, या कैसे इन्होंने मजदूरों पर कोड़े बरसाए। जब लोग ये पढ़ते थे तो उनके अंदर एक क्रांति की आग जल जाती थी और फिरंगियों को इस देश से भगाने के लिए वो अपना जीवन तक अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन इसी प्रसन्नता को बढ़ते हुए देखकर अंग्रेजों के अंदर एक डर बैठ गया, अगर ये अखबार चलता रहा तो वो बहुत जल्द भारत से भगा दिए जाएंगे। और इसी वजह से वो गणेश शंकर विद्यार्थी को जेल में डाल देते हैं। जेल में जाने के बाद भी गणेश शंकर विद्यार्थी लिखते हैं, मैं जेल जा सकता हूँ लेकिन अपनी कलम की रोशनी नहीं बंद कर सकता हूँ। लेकिन समय बीतता है और था 1931 में कानपुर के एक दंगे में गणेश शंकर विद्यार्थी दो समुदायों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं और वो भारत के पहले शहीद पत्रकार कहलाते हैं। परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन दोस्तों, ये तो बात हो गई भूतकाल की। क्या वर्तमान में पत्रकारिता कर रहे पत्रकार कहलाने के लायक भी है? बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ घटनाओं पर नजर डालिए। आज से कुछ दिन पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था, चल तो अभी भी रहा है, लेकिन मीडिया कवर नहीं कर रही है। तो जब मैं टीवी खोलता था तो मुझे कैसी हेडलाइंस दिखती थी कि भारत में आतंकवादियों का आज आखिरी दिन, भारत में घुसपैठिए कर रहे आंदोलन एटसेट्रा। अरे ये किसान है, बिस्लरी की बोतल पी रहे हैं, इतने आधुनिक ट्रैक्टर हैं इनके पास। किसान तो मजदूर लाचार गरीब होता है, ये कैसा किसान है? ये किसान नहीं हो सकते, ये आतंकवादी है। ऐसे वाक्य मुझे सुनने को मिलते। और यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले नीट का एग्जाम लीक हुआ था, भारतीय मीडिया उस पर चुप रही। बीपीएससी के छात्र पीटे गए, भारतीय मीडिया उस पर चुप रही। एसएससी के छात्रों पर अत्याचार हुआ, भारतीय मीडिया उस पर चुप रही। और जवाब में कुछ मुख्य एंकर आपको पता है क्या बोलते हैं? ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये विद्यार्थी है ही नहीं, असली विद्यार्थी घर पर पढ़ाई कर रहा है। और इन विद्यार्थियों को हमेशा सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में भी तो जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जाना एक अच्छा विकल्प है, लेकिन क्या आपको इस प्रकार चाटुकारिता करना कोई अच्छा विकल्प है? जिस वक्त देश को आपकी जरूरत है उस वक्त आप चाटुकारिता के मोहताज हो जाते हैं। तो क्या खुद को मीडिया या पत्रकार कहने में आपको शर्म नहीं आती है? अब कुछ लोग यहाँ पर तर्क देंगे, अरे भाई इन पत्रकारों की क्या गलती है, मेन मीडिया के मालिक ही जब इन्हें नहीं कुछ दिखाने देते हैं। तो उसका भी मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी से जवाब देता हूँ। मास कम्युनिकेशन में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है जिसको हम शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं बुलेट और सिरिंज थ्योरी। ये दोनों ही चीजें शरीर के अंदर बहुत जल्दी चली जाती हैं और अपना असर दिखाने लगती हैं। वैसा ही काम मीडिया करती है। एक उदाहरण से समझिए, यूएस में रेडियो नाटक चलता था जिसमें एक नाटक दिखाया गया, उसमें दिखाया गया कि एलियंस ने अर्थ पर हमला कर दिया है। बाकायदा साउंड्स का इस्तेमाल हुआ, ऐसा लगा कि मान लो अर्थ पर हमला ही हो गया हो। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, यूएस के लोगों ने समझ लिया कि एलियंस ने अर्थ पर हमला कर दिया है और वो अपने घर से भागने लगे। इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मीडिया की ताकत क्या। अब उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि
यही ताकत का इस्तेमाल पूंजीपति उस सरकार को बचाने के लिए करते हैं जो उनके अधीन है। उनकी गलतियों पर पर्दा डलवाते हैं मीडिया चैनल्स के थ्रू, ताकि वो सरकार में बने रहें और ऐसे ही कैपिटलिज्म को प्रमोट करते रहें। लेकिन दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? क्या मीडिया हमेशा से ऐसे ही सत्ता के गुलाम रहेगी? नहीं, जब ये मीडिया स्वतंत्रता से लेकर इमरजेंसी के दौर तक नहीं झुकी थी तो इसे आगे भी सुधारा जा सकता है। सबसे पहला काम की जो टीवी पर डिबेट चलती है इन्हें बंद करवाओ, क्योंकि इसमें लेफ्ट विंग में बैठा व्यक्ति कहता है कि गधे के 6 पैर हैं और राइट विंग में बैठा व्यक्ति कहता है कि गधे के 5 पैर हैं। तभी बीच वाला गधा बोलता है कि मैं तो गधा ही हूँ, मुझे पता है गधे के 4 पैर हैं। समझ गए होंगे मैं किस गधे की बात कर रहा हूँ। और उससे भी बेहतरीन तरीका है सेंसरशिप, जो अंग्रेजों ने भारतीय पत्रकारों पर लगाई थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय। उनके ये तरीके व्यर्थ रहे क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमारे ये तरीके बिल्कुल सार्थक रहेंगे क्योंकि हम सही है और इस दौर में मीडिया सत्ता की गोद में जाकर बैठ चुकी है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया होगा उम्मीद है मुझे, और मिलते हैं किसी और विशेष चर्चा के लिए। धन्यवाद।